नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 4 जून 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसमें विभिन्न समाचार पत्रों से खबरों को लिया गया है और इन्हीं खबरों पर आधारित प्रश्नों को बनाया गया है, जो कि आपके आगामी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एक ऐसी दवा है जिसमें एक खुराक के रूप में 2 या 2 से अधिक सक्रिय घटक शामिल होते हैं। दोस्तों, ये कथन एकदम सत्य है, क्योंकि फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऐसी दवाएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक दवाओं के संयोजन से तैयार होती हैं। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। तो एफडीसी दवा को लेकर अक्सर बहस भी होती रही है कि ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जाने चाहिए या नहीं। अमेरिका और कई यूरोपीय देश में एफडीसी दवाओं की प्रचुरता पर रोक है। माना जाता है कि एफडीसी दवाएं सबसे ज्यादा भारत में बिकती हैं। दूसरा कथन है, एफडीसी एकल घटक दवाओं की तुलना में कम किफायती होते हैं। दोस्तों, यह कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन दिया गया है कि दवाओं की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपीलीय प्राधिकरण है। दोस्तों, यह कथन भी एकदम सत्य है। तो उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो देखा जाए तो इसमें केवल 2 कथन सही है, अतः उत्तर इसका बी होगा। दोस्तों, विशेषज्ञ समिति का यही कहना है कि इन मिश्रण वाली दवाओं का कोई उपचारात्मक औचित्य नहीं है, इनसे खतरा हो सकता है। इसलिए व्यापक जनहित में इनके निर्माण, वितरण और बिक्री पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम 1940, ये ध्यान रखेंगे, कि धारा 26 के तहत प्रतिबंध लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, सरकार ने 2016 में ही अगर बात की जाए, यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में आया हुआ है कि गवर्नमेंट बैन 14 कॉम्बिनेशन ड्रग आफ्टर पैनल फ्लैक्स रिस्क क्वेश्चंस इफिकेसी। तो भारत सरकार ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के सुझाव पर 344 मिश्रण वाली दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी। सरकार के आदेश में कहा गया था कि इन दवाओं को बिना किसी वैज्ञानिक आंकड़ों के मरीजों को बेचा जाता था। तब दवा निर्माताओं ने सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मौजूदा जो प्रतिबंधित ये जो 14 दवाएं हैं, यह 344 दवाओं का ही हिस्सा हैं। तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दिया गया है कि फार्मोसा जल डमरू मध्य, यानी यहां पर जल डमरू मध्य का मतलब होता है स्ट्रेट, ये ध्यान रखेंगे। स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, यानी दे आर कनेक्ट टू सी एंड सेपरेट टू लैंड, यानी 2 स्थलों को यह अलग करती हैं तथा 2 सागरों को यह कनेक्ट करती हैं। तो फार्मोसा जल संधि, इसे ताइवान जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन और ताइवान को अलग करती है। दूसरा है युकाटन जल डमरू मध्य, जिसे युकाटन स्ट्रेट कहा जाता है। युकाटन पेनिनसुला है और यहाँ पर ये क्यूबा है। बीच में यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर कैरेबियन सागर है। तो इस तरह से थोड़ा सा मानचित्र में देखेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यह युकाटन पेनिनसुला है और ये युकाटन जल संधि है। ये देख सकते हैं क्यूबा, इसकी कैपिटल ये हवाना है और ये कैरेबियन सागर तथा गल्फ ऑफ मैक्सिको को कनेक्ट कर रही है, अलग कर रही है युकाटन पेनिनसुला यानी मैक्सिको और क्यूबा को। इसी तरह से देख सकते हैं ताइवान स्टेट, जिसे फार्मोसा जल संधि कहा जाता है, इसी को लेकर के यह समाचार आया हुआ है कि अमेरिकन डिस्ट्रॉयर कैनेडियन वॉरशिप सेल थ्रू ताइवान स्ट्रेट। तो इस तरह से चीन में देखा जाए तो इस घटना को लेकर के काफ़ी चीन में आक्रोश है। तो दोस्तों, चूंकि यह ताइवान पर कोई भी देश अगर किस तरह का इस प्रकार का संयुक्त अभ्यास या कोई भी यहाँ पर गतिविधियां करता है तो चीन तुरंत नाराजगी जताता है, क्योंकि वह ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानने की कोशिश करता है। हालांकि ताइवान इसका विरोध करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट ऑफ मैसिना जल संधि। तो ये देख सकते हैं ये इटली है, इटली और सिसिली द्वीप है, इसको अलग करती है, जबकि उसमें अल्बानिया दिया है। तो ऐसे में यह देख सकते हैं कि यह मैसिना गलत हो जाता है।
अब हार्मुज जल संधि की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हार्मुज स्टेट है, इधर ईरान है और ये ओमान है। तो ईरान और ओमान को अलग कर रहा है, गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ता है किससे? पर्सियन गल्फ से। तो अब ऐसे में यहाँ उत्तर क्या हो गया? 1, 2 और 4, यानी केवल 3 कथन सत्य हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। पिग्मी हॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुनिया में सूअर की सबसे छोटी प्रजाति है। दोस्तों यह कथन एकदम सत्य है। यह उन गिने चुने स्तनधारियों में से एक है जो अपना घर या घोंसला भी यह बनाते हैं। दोस्तों यह एक संकेतक प्रजाति भी होती है, इंडिकेटर स्पीसीज, और यह आर्द्र घास के मैदानों में पाए जाते हैं। हिमालय की तलहटी यानी पिग्मी हॉक केवल हिमालय की तलहटी में गीले ऊंचे घास के मैदानों में पाए जाते हैं। यह कथन भी एकदम सत्य है। तीसरा है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय। यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ना कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो यहां पर कह रहा ना कितने गलत हैं, तो केवल एक कथन गलत है, अतः उत्तर क्या होगा? केवल 1 होगा। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि वन्य जीवों एवं वन्य जीव वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स में अगर देखा जाए तो परिशिष्ट 1 में रखा गया है। इसी तरह से भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की लिस्ट 1 में इसे रखा गया है। यह मुख्यतः वर्तमान में असम में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पॉइंट्स दिया गया है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। यह पाचन तंत्र में ऊतकों की सूजन का कारण बनता है। इस बीमारी का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन उपचार इसके संकेतों और लक्षणों को बहुत कम कर सकते हैं। तो उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से किसका सर्वोत्तम यह वर्णन कर रहा है? दोस्तों पहला दिया गया है कि अल्काप्टोनूरिया। तो दोस्तों यह अल्काप्टोनूरिया जो डिजीज है यह एक दुर्लभ बीमारी है जो होमोंगोटिसिक डाइऑक्सियाइजेनेज एंजाइम की कमी के कारण होती है, जो शरीर में होमोंगोटिसिक एसिड का निर्माण करती है। और इस तरह की स्थिति शिशुओं में भी देखी जाती है क्योंकि यह एक आनुवांशिक विकार है। तो दोस्तों यह तो नहीं होगा। दूसरा है चगास रोग। तो चगास रोग जो होता है यह टाइट्रोमिन नामक एक कीड़े के काटने पर होता है जो अक्सर व्यक्ति के चेहरे पर काटता है, इसलिए इसे किसिंग बग भी कहा जाता है। यह संक्रामक रोग है जो टाइट्रोमिन में मौजूद प्रोटोजन पैरासाइट से होता है। ये प्रोटोजोन डिजीज है, लेकिन यह सर्दी और फ्लू की तरह संक्रामक नहीं है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे में यह नहीं पहुंचता है। चगास रोग किसी को भी हो सकता है और यदि इसका समय पर उपचार न किया गया तो यह आगे चल के हृदय और पाचन संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद दिया गया है क्रोहन डिजीज। तो क्रोहन डिजीज एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जो बड़ी आंत और मलाशय के अंदरूनी आंत में दीर्घकालिक सूजन और घावों का कारण बनता है। तो दोस्तों इसमें इसी के बारे में बता रहा है, तथा उत्तर इसका सी होगा। अब चलते चलते यहाँ विपल रोग के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो विपल रोग एक दुर्लभ जीवाणु जनित बीमारी है जो अक्सर पाचन तंत्र और जोड़ों को प्रभावित करता है। इसमें खाने को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने की शरीर की क्षमता बाधित होती है। विपल रोग मस्तिष्क, हृदय और आंखों सहित अन्य अंगों को भी संक्रमित कर सकता है। इस स्थिति को यदि उचित उपचार न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है। तो इसमें उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द हिंदू में आई हुई खबर है और यहाँ पर हमने इसके बारे में दिया है, इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। तो यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसमें पहला दिया गया है भारतीय जंगली भैंस। तो यह जो है छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। मुख्य रूप से जलोढ़ घास के मैदान, दलदली और नदी घाटियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं आईयूसीएन की स्थिति में यह संकटग्रस्त हैं। भारतीय जंगली गधे
गधे की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जंगली गधे को स्थानीय गुजराती भाषा में घोड़खुर खुर या भारतीय वनकर्मी भी कहा जाता है। दोस्तों, भारतीय जंगली गधे की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है। नमकीन रेगिस्तान, घास के मैदान और झाड़ीदार क्षेत्र इसके पसंदीदा वातावरण है। तो इसमें यह स्टेटमेंट दिया गया है, यह भारतीय जंगली गधे के बारे में यह कहा गया है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि यह जानवर उस क्षेत्र में कोई शिकार नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तो यह कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण, यह भारतीय वन। अब यहाँ पर साथ साथ इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। भारतीय वन्य सूकर की अगर बात की जाए तो इसे अंडमानी सूअर या मुपिन सूअर के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से उच्च फसलों में पाए जाते हैं और कृषि फसलों जैसे चावल, गन्ना आदि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह लीस्ट कंसर्न प्रजाति है। चौथा है भारतीय गजेल। तो दोस्तों, यह शुष्क पर्णपाती जंगलों, खुले वुडलैंड और शुष्क क्षेत्रों में देखे गए हैं। तो यह भी न्यूनतम यानी लीस्ट कंसर्न प्रजाति है। तो अतः इसमें उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में। हम लोग बात करेंगे आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली यानी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, यह केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के तहत अब आधार श्रमिकों को डायरेक्ट देखा जाए तो धनराशि वितरित की जा रही है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत लगभग 88% मजदूरी भुगतान मई में आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए किया गया था। दोस्तों, यह 2017 से किया जा रहा है और धीरे धीरे इसको 100% करने की बात की जा रही। चूंकि राज्यों के क्रियान्वयन में देरी होती है, यही कारण है कि केंद्र सरकार इसे डायरेक्ट मजदूरों तक पहुंचाने की बात कर रही है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखेंगे, नरेगा यह पहले NREGA होता था यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह अधिनियम 2005 था जो कि 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से यह स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों, धीरे धीरे यह 2008 में पूरे भारत में लागू हो गया और 2 अक्टूबर 2009 से इसे जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा गया। और दोस्तों, इसमें 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। अब दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है, IUCN क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है और इसका पूरा नाम क्या है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।